नमस्कार प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो नंबर और रफ्तार स्टडी पर आप सभी के लिए जो है यह दूसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी हर्ष और उल्लास के साथ ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ और हमारा भी सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी जो है ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है हमारा और ऑनलाइन दोनों, तो बच्चे बैठे भी हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो उसी के साथ साथ ये आपका लेक्चर भी तैयार कर रहे हैं। जो है कुछ स्टूडेंट की मांग थी, इसलिए जो है हमने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर ही इसे अपलोड कर दिया जाए। तो ठीक है। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था अपना जो है वो तत्समक आव्यूह तक बात किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक बात किया था। और इसमें हम बात करेंगे आपका जो है, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 7 मैट्रिक्स तक पीछे हमने आपको उसको प्रकार के बता दिया है, सातों के। उसके साथ साथ आपको जो है वहाँ आव्यूह के बारे में और जानकारी दिया हूँ। तो अगर आप जो है पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए, उस लेक्चर को देखिए, तभी यहाँ से आपको आगे से समझ में आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखिए, मुख्य विकर्ण हम आपको सीधा समझा दे रहे हैं कि मुख्य विकर्ण होता क्या है। ठीक है। तो जो मुख्य विकर्ण है ये क्या होता है। मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल। ठीक। तो देखिए, आखिर हमारा जो ये है टॉपिक, इसे आपको जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको इसका एग्जांपल देके समझाते हैं। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है और यह वर्ग आव्यूह है। ठीक है। क्या है? वर्ग आव्यूह है। ये हमारा वर्ग आव्यूह है। 3×3 का है कि नहीं है? ये 3×3। क्या कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसमें जो है कितने रो दिए गए हैं, कितने कॉलम दिए गए हैं? कहने का मतलब है कितनी पंक्तियां दी गई हैं तथा कितने स्तंभ दिए गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था। एक बार आपका यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, इधर जो होता है इसे हम रो कहते हैं और उधर जो होता है इसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है। इसे हम C से डिनोट करते हैं और इसे R से। कहने का मतलब है इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 3 आपके रो हो गए और कॉलम भी आपके 3 हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया। अब अगर हम देखें यहाँ पर बात करें कि आखिरकार हमारा जो है मुख्य हम बात करें मुख्य विकर्ण की, लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार लीडिंग डायगोनल है क्या? तो देखिए, हमारा ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। समझ रहे हैं? ये हमारा बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड का ये बायां हुआ और ये बोर्ड का जो है ये दाहिना हुआ। ये दाहिना साइड है, ये बायां साइड है। तो जो मुख्य विकर्ण होगा, एक एग्जाम्पल हम आपको और लिख ले रहे हैं, या फिर इसको जो है हम साफ कर दे रहे हैं और उसको जो है लिख ले रहे हैं अच्छे से। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जो बच्चे बैठे हैं वो पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से आपको समझाया जाता है कि वहाँ प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ही नहीं रहती हैं। ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा हो गया। ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा ऊपर नीचे है, इसे आप समझ जाइएगा। ठीक है। तो देखिए, अब हम करेंगे क्या कि ये हमारा जो है दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है। इस तरीके से समझिए। तो जो दाहिना हाथ है हमारा, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए तो एक वर्ग आव्यूह है। ये 3×3 मैट्रिक्स, 3×3 है कि नहीं है इसका कोड? ठीक। तो ये 3×3 जो है इसका ऑर्डर है। तो इस तरीके से ये हमारा दाहिना बायां हाथ हुआ और ये हमारा दाहिना। तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, तो बायां हाथ का ऊपरी सिरा, कहने का मतलब यहाँ से ये जो है इसका ऊपरी सिरा। देखिए, ये हमारे बाएं हाथ का ऊपरी सिरा, तो बायां हाथ का ऊपरी सिरा। ये हमारा दायां हाथ का निचली सिरा, दायां हाथ का ये है निचला सिरा। तो देखिए, इसे अगर हम समझेंगे तो इस तरीके से समझेंगे। ये बायां हाथ का ऊपरी सिरा ये हो गया और ये दाहिना हाथ का निचली सिरा ये। कहने का मतलब ये बायां है और ये दायां है। ठीक। तो ये जो हमारा आव्यूह बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर एंड राइट हैंड लोअर कॉर्नर। ठीक है। ये जो हमारा बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे। तो ये हमारा जो बना है ये मुख्य विकर्ण है। और इसके अंदर के ये जो एलिमेंट है उसे हम क्या पढ़ेंगे? इसमें 3 एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को हम क्या पढ़ेंगे? तो इसे हम डायगोनल एलिमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डायगोनल एलिमेंट। तो हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट।
ये जो है हमारे विकर्ण के जो है तत्व हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। इसके बाद हम जो है अब आपको टॉपिक पे आएंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा टॉपिक विकर्ण आव्यूह। इसके बाद वाला जो टॉपिक है, पीछे हमने 7 आपको बता दिया था, ये 8वां हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। तो हम आपको जो विकर्ण आव्यूह पढ़ाएंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि आखिरकार विकर्ण आव्यूह होता क्या है, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह जो है सबसे पहले उसके लिए तो आपका एक वर्गाव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्गाव्यूह। और वर्गाव्यूह होना चाहिए। तो विकर्ण आव्यूह में जो है वो वर्गाव्यूह आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये देखेंगे जो उसके तत्व हैं, विकर्ण आव्यूह के जो तत्व हैं उस तत्व को छोड़कर बाकी के सारे तत्व जो हैं वो शून्य हो, ठीक है। इस तरीके से आप यह भी कह सकते हैं कि बताते हैं आपको, उसको हम आपको लिख कर एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो है अच्छे से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? आपका विकर्ण आव्यूह। समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है। देखिए अब हमारा जो है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये हमारा 8वां नंबर का है, ठीक है। आखिरकार ये है क्या, सबसे पहले देखेंगे। तो हमने आपको बताया, अब इसका हम एग्जाम्पल एक लिखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ये हमारा कोई आव्यूह है, ठीक है। और इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो ये 3×3 इसका ऑर्डर का जो है हमारा आव्यूह है, ठीक है। 3×3 कोटि का आव्यूह है। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको हमने जो बताया था अभी कि विकर्ण आव्यूह, तो सबसे पहले ये जो हमारा विकर्ण है, देख रहे हैं आप, ये हमारा विकर्ण बन रहा है। इसके तत्वों को छोड़कर बाकी के सारे तत्व जो हैं वो शून्य होनी चाहिए। इस हमारे कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ समानता मिल रही है, जैसे कि ए आई जे बराबर आपका जो है वो समान हो, कहने का मतलब कोई पूर्णांक हो। कहने का मतलब है कि इसे मान लीजिए यहाँ कोई के है, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू के हो, कब हो? जबकि हमारे जैसे कि ए आई जे की वैल्यू बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए A11 बराबर हो, ठीक है। और A22 हो, जैसे कि यहाँ देखिए A11 A22 A33 है आपका, इस तरीके से, या फिर A33 हो। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? वो शून्य नहीं होनी चाहिए, वो हमारी कोई जो है वो संख्या होगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। और उसके बाद ये जो वैल्यू है सारे, ये आपको बता दिया हूँ। और बाकी के जो शेष बच रहे हैं वो सभी आपके शून्य होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके बच रहे हैं वो सभी आपके क्या हो? तो वो सभी शून्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? आपका विकर्ण आव्यूह था। अब विकर्ण आव्यूह को आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया कि भाई यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर और सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो महेश आपको कोई प्रॉब्लम है? खड़े हुए हैं? चलिए अच्छा ठीक है, बैठे रहिए। तो चलिए ये आपका प्रॉब्लम था। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम अगर एक एग्जांपल और आपको एक देकर समझाना चाहें तो मान लीजिए एक एग्जांपल हमारा छोटा सा एग्जांपल देते हैं 2 ऑर्डर का, ठीक है। जिसके कि 2×2 का, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ 8 है, 0 है, 0 है, 6 है, ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर की बात करेंगे तो 2×2 है। और यहाँ अगर विकर्ण देखेंगे हम सबसे पहले तो देख लीजिए, ये इसका जो है इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक। इसके तत्व जो है शून्य नहीं है, बाकी इसके तत्व जो है वो शून्य है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये हमारा 8वां नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 9वां जो लिखेंगे देखेंगे वो होगा अदिश आव्यूह, आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा आपका अदिश आव्यूह, ठीक। तो इसे हम साफ कर लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप सभी? तो चलिए अब हम क्या बात करने वाले हैं आपसे? अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स,
क्या, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए 9वां, आप इसे नोट करते चलिए, ठीक है। अदिश आव्यूह, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो इसे जो है हम आपको फिर से रिपीट कर देंगे। तो आप 2 बार 3 बार जो है इसे लेक्चर को देखिए तो आपको सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो अदिश आव्यूह है, इसमें आपका दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, तो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो आखिरकार जिस वर्ग आव्यूह के, इसे आप नोट करते चलिए कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, ठीक है, कहने का मतलब है वो तत्व चाहे 1 दिया गया हो, चाहे जो है 2 दिया गया हो, चाहे 1 दिया गया हो, चाहे 2 दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, लेकिन वो सारे तत्व जो है आपके वो बराबर होने चाहिए और शेष सभी तत्व जो है वो शून्य हो, जैसे कि पीछे था आपका, पीछे वाले में। तो देखिए इसका हम एक आपको जो है एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, 0 0 0 1 0 0 0 1, एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 हो गया, 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरीके से आपका हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो जो हमने बताया कि आपका जो मुख्य विकर्ण है, ठीक है, ये आपको जो हमने बताया कि जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, तो मुख्य विकर्ण यहाँ आपका दिया गया है कि सभी तत्व जो है वो शून्य ना हो, वो बराबर हों। तो आपके ये सारे तत्व जो है वो बराबर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, ये सारे एलिमेंट आपके बराबर हैं, 1 1 1 दिया गया है। इसमें आपके अगर देखें तो इसमें 5 5 5, कहने का मतलब है 5 5 5 इसमें दिया गया है, ठीक है, और बाकी के सारे जो है वो शून्य हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका अदिश आव्यूह हुआ, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये 2 × 2 के भी क्रम में हो सकता है, कहने का मतलब 2 × 2 ऑर्डर में भी हो सकता है, और यहाँ 3, मतलब ये सारे जैसे कि पीछे सब होते थे वैसे इस तरीके से ये भी होगा, लेकिन इसमें बस फर्क ये होगा कि इसके जो आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें जो आपका मुख्य विकर्ण है, ठीक है, तो मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल जो है उसके आपके सारे तत्व जो है वो समान होंगे, बाकी के सारे जो है वो शून्य होंगे, 0 होंगे। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया गया है उस पर आपका चलेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और यह आपको बताएं तो यह विकर्ण आव्यूह की एक विशेष स्थिति है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे उप आव्यूह की, जो कि सब मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है उस पर भी चर्चाएं करेंगे, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे उप आव्यूह, 10 नंबर है ये हमारा सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो हमारा उप आव्यूह है वो क्या होता है, तो दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां तथा कुछ स्तंभों को अगर हम जो है हटा देते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक आव्यूह ले लेते हैं सबसे पहले। तो वो आव्यूह मान लीजिए हमारा हो गया ये, मान लीजिए हमारा आव्यूह है, ठीक है। अब इसकी हम कुछ पंक्तियां था कुछ स्तंभों को, कहने का मतलब मान लीजिए पहली पंक्ति था पहला स्तंभ हटा देते हैं तो क्या बचता है, ये मान लीजिए हमारा ए आव्यूह है। अब इसमें बचेगा क्या, इतना हमारा बचेगा, इसे हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यही हुआ ना कि इसको हम निकाल दिए, तो बचा क्या हमारा, ये बचा पहली पंक्ति तथा पहला स्तंभ हमने हटा दिया, ये हमारा पहला रो और ये पहला कॉलम है, ठीक है। इसको हमने जब हटा दिया तो हमारा ये बचा। तो कहने का जो हमारा अर्थ था उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली पंक्ति था पहले स्तंभ को हटा देते हैं तो शेष बचे आव्यूह को, आव्यूह का जो शेष भाग बचता है, ठीक है, निकाल छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, जहाँ डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। देखिए कहने का ये अर्थ था कि अगर हम इसको निकाल दिए, ये वाला भाग निकाल दिए, पहली पंक्ति
तथा पहला स्तंभ। तो बचा क्या, ये बचा। तो जो बचा है वो हमारा क्या हुआ, उपाव्यूह हुआ। तो ये हमारा क्या बचा, ये उपाव्यूह है। किसका उपाव्यूह है, ए का। किस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ये हमारा उपाव्यूह है। ठीक है, इसे मान लीजिए हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अभी बातें आपको समझ में आ गई कि उपाव्यूह क्या है। तो जो जिस आव्यूह में, दिए गए आव्यूह में से यदि किसी पंक्ति तथा स्तंभ दोनों को हटा दिया जाए तो जो है हमारा जो बचा हुआ आव्यूह है वो हमारा उपाव्यूह कहलाएगा, वो हमारा जो है सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये पॉइंट भी आप जो है नोट कर लीजिए। अब ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे हैं तो जो है सेशन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और साथ साथ ही जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा शेयर करने के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो अपने आपके दोस्त होंगे उनको बताइए कि देखिए इस चैनल पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। तो आप जो है काम कीजिए, सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपना ऊपर त्रिभुज आव्यूह की बात करेंगे। थोड़ा सा त्रिभुज आव्यूह के बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो त्रिभुज आव्यूह है उसकी अगर बात करें तो त्रिभुज आव्यूह में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊपर त्रिभुजी आव्यूह जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है हम उसकी बात करेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। इसे हम सबसे पहले आपका लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम त्रिभुज आव्यूह की बात कर रहे हैं, किसकी, त्रिभुज आव्यूह। इसमें आपका हो जाएगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि अपर ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन जो है वो आपको दिखाते हैं। तो यदि किसी आव्यूह ए, मान लीजिए किसी कोई आव्यूह दिया गया है तो लिखेंगे किसी वर्ग आव्यूह ए। अब वो आव्यूह हमारा कैसा है, तो वो हमारा दिया गया है ए आई जे। पीछे हमने आई और जे के बारे में आपको बताया था। ठीक है, और जिसके तत्व की बात करें तो जिसके तत्व जैसा कि हमने आपको बताया, पीछे आपको बता चुका हूं इसके बारे में, पीछे वाला लेक्चर आप देखिएगा जो पहला लेक्चर है हमारा। तो जिसके तत्व ए आई जे बराबर 0, और 0 कब हो, तो कब हो 0, जब आपका आई जो है वो जैसे बड़ा हो, आई का मान जो है वो जैसे बड़ा हो। ठीक है, और तो उसे क्या कहेंगे हम, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, जब आई का मान जैसे बड़ा हो। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे तो हमारा बच्चों एग्जाम्पल से अगर बताएं तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा, हमने जैसा बताया कि इसके क्या बड़ा होना चाहिए, आई का मान। तो आई का मान कैसे समझिएगा, देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि आई जे क्या होता है। तो आई हमने आपको बताई थी कि आई को जो है वो हम पंक्ति कहते हैं। ठीक है, और जे को हम जो है वो स्तंभ कहते हैं। ठीक है, ये हम अपने समझने के लिए जो है लिख लेते हैं। ठीक है, स्तंभ कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि आई और जे। तो आई का मतलब है जैसे हम लिखते हैं अपना कि A11, इसमें क्या होता है कि आई जो है पहला आई हो गया, उसके बाद जो है वो क्या हो गया, जे हो गया।
सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम को। तो ये हमारा रो को दिखाता है और ये हमारा कॉलम को दिखाता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लीजिए आप लिख लिए A22, इसमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा जो है दूसरी रो है तथा दूसरा कॉलम है, दूसरी पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ है। ये जो पॉइंट आपका रहेगा, तो ठीक है। तो आइए अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको, अच्छे से समझ में ताकि आ जाए। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल आपको लिखें तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए देखिए अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? हमने क्या लिखा है कि किसी वर्ग आव्यूह a बराबर aij, ठीक है। ये हमारा a बराबर aij हो गया, ठीक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जिसके तत्व aij बराबर 0, तो जिसके तत्व aij बराबर 0, aij बराबर 0 कब हो? जब हमारा क्या दिया गया हो, i का मान जो है वो j से बड़ा हो। तो देखिए अगर, तो यहाँ देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम इस तरीके से देखेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं a11, इसे a12, फिर इसे a13, ठीक है। उसके बाद a21, a22, फिर a23, फिर a31, a32 और a33। इस तरीके से पढ़ते हैं नहीं बच्चों? जब पढ़ते हैं इस तरीके से इसको, तो इसका मान a11 है। अब हमने आपको क्या बताया कि i का मान बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देख लेते हैं कि i का मान कहाँ कहाँ बड़ा है। तो देखिए यहाँ i का मान जो है 1 दिया गया, यहाँ भी 1 दिया गया है, और यहाँ जो है j का मान बड़ा है, यहाँ भी j का मान बड़ा है, और यहाँ i का मान बड़ा है, i का मान बड़ा है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये i का मान बड़ा है, देखिए। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया आपका। फिर यहाँ i का मान बराबर है, बड़ा नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ बड़ा है कि बराबर है, तो यहाँ भी जो है बराबर है, इसे नहीं लेंगे। और यहाँ i का मान छोटा है और j का मान बड़ा है, इसलिए इसे भी नहीं लेंगे। यहाँ देखिए i का मान जो है बड़ा है, i का मान 3 है और j का मान 2 है, इसलिए इसे हम ले लेंगे। फिर यहाँ भी देखिए i का मान बड़ा है, तो इसे भी ले लेंगे। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मुख्य विकर्ण अभी हमने आपको पढ़ाया था पीछे, तो मुख्य विकर्ण जो है उसे आप देख लीजिएगा। तो जो हमारा मुख्य विकर्ण है उसके नीचे के जो तत्व हैं वो सारे जो है वो आपके शून्य होने चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व आपके शून्य होंगे। इस पॉइंट का एक ये फार्मूला है, एक परिभाषा ये हो गया इसका डिफिनीशन, और एक डिफिनीशन आपका ये हुआ कि मुख्य विकर्ण जो है उसके नीचे के जितने भी तत्व हैं वो सारे जो है शून्य होंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छा समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये देखिए इसमें ये जो आपके तीनों दिए गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके जो तीनों दिए गए हैं ये आपके मुख्य विकर्ण के जो है वो नीचे हैं। मुख्य विकर्ण आपका यहाँ से है, ठीक है, ये आपका मुख्य विकर्ण है और इसके ये नीचे हैं। तो ये जो तत्व है आपके ये क्या कहलाएंगे? तो ये किस में आएगा आपका? तो ये हो जाएगा ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। और इसका डिफिनीशन ये किया है, एक आपको बता रहा हूँ डिफिनीशन, उससे आप नोट कर लीजिएगा कि मुख्य विकर्ण के नीचे सभी तत्व जो है वो शून्य होने चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वो भी आप देख लेते हैं। तो उसमें हो जाएगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, क्या हो जाएगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो यहां हम लिख लेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक है और इसे समझ लीजिए। इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको आपका जो है वो अभ्यास कराएंगे। आपके अभ्यास से प्रश्नावली से क्वेश्चन उठाएंगे। एक पॉइंट ये है, इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और है, उसे अभी आप नोट कर लीजिएगा, लास्ट होने वाला ही है। तो ये आपका हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन यहाँ सेम डिफिनीशन रहेगा, ठीक है। ये यहाँ भी लिखाएगा, ये यहाँ भी लिखाएगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। और यहाँ क्या चेंज होगा? देखिए, सिर्फ हमें यहाँ से इसको हटा के और घुमा देना है। जो अभी तक i बड़ा हो रहा था, अब j की वैल्यू बड़ी होगी। तो जब j की वैल्यू बड़ी होगी, तो j की जब वैल्यू बड़ी होगी तो आप जो है इसका अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि j का वैल्यू बड़ा होगा। j की वैल्यू कब बड़ी होगी? जब ऊपर के सारे जो है एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो सारे तत्व दिए गए हैं आपके, वो जब जो है शून्य हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजीय
नाम के हिसाब से देखेंगे तो ये उल्टा चल रहा है। निम्न का मतलब नीचे, तो नीचे का होना चाहिए था, लेकिन नाम के हिसाब से ये अपोजिट है। तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लोअर दिया गया है, इसका मतलब है ऊपर, और जो है अगर आपका जो है अपर दिया गया है, इसका मतलब है नीचे। ठीक है, उल्टा क्रम में इसका है, इसे आप कंफ्यूज ना होइएगा, नाम के हिसाब से ना चलेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे आपका, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा दिया गया है इस क्रम में आपका ये रहेगा। ठीक है, और यहीं अगर इसकी बात करें तो ये हमारा A11, A12, A13, और ये आपका A21, A22, A23, ये A31, A32 और ये A33, इस क्रम में आपका दिया गया है। और अगर इसको हम समझेंगे अच्छे से तो इसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको जो बताया है उसे आप नोट कीजिए कि आपका जो मुख्य विकर्ण है ये आपका सेकंड फार्मूला है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो तत्व हैं वो शून्य होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये तत्व आपके शून्य हैं, सभी तत्व, तो ये जब सारे तत्व आपके शून्य हैं तो ये आपका एक तो डिफिनीशन ये हो गया। दूसरा डिफिनीशन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मुख्य किसी वर्ग अवयु ए बराबर ए आई जे, जिसके तत्व ए आई जे बराबर 0 कब होंगे, जब आई का मान जो है वो जे से छोटा होगा, या जे का मान जो है वो बड़ा होगा किससे, आई से। तो यहाँ पर देखिए कब बड़ा होगा, यहाँ देखिए ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, यहाँ आई और जे की वैल्यू बड़ी है, आई की वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ रो जो है ज़्यादा है और कॉलम के जो संख्या है वो पहला आपका रो है और दूसरा जो है कॉलम है। ठीक है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया। तो यहाँ आपका जो है वो क्या हुआ, तो रो आपका जो है वो 1 है और कॉलम जो है वो आपका 2 है, तो कॉलम आपका यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी एक वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी हो जाएगी। देखिए इसमें तीनों में जे की वैल्यू बड़ी है और बाकी सब में देखेंगे तो इसमें आपके बराबर है वैल्यू, ठीक है, और इसमें आपकी सब छोटी वैल्यू है, तो ये आपके तीनों हो जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब जो था यही मुख्य विकर्ण हुआ ना, और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर वाली से आप वही डिफिनेशन याद कीजिए। ये तो आपको समझने के लिए आपको जो है अगर एग्जाम में जैसे कि आपको किसी को पढ़ाना हुआ, बताना हुआ, तो उस तरीके से ये बताया जाता है, लेकिन आप एग्जाम में अगर जो है हल करने के तरीके से देख रहे हैं तो आपको ऐसे याद कीजिए, जो है आपको 60 तरीका है, ये 60 ट्रिक है, तो इस तरीके से ही आपका ये हो गया। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो है मुख्य विकर्ण के जो है ऊपर के जो तत्व हैं वो सभी शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और जो बचता है, लास्ट पॉइंट आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हमारे आज के जो है सारे लेक्चर जो है आज के लेक्चर समाप्त होते हैं और ये मैट्रिक्स का हमारा टॉपिक जो है ये भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज का पॉइंट हम आपको समझा देते हैं, वो पॉइंट आखिरकार है क्या। उसके बाद कल से हम आपके अभ्यास कराएंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली से आपके सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप जो है बेफिक्र हो जाइए, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जान लीजिए बिना संघर्ष के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप जो है वो संघर्ष नहीं करेंगे तो लाइफ में आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आपको भी हमारे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा, जैसा कि आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो इसलिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अवयवों की समानता की हम बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा पॉइंट देखेंगे, तो अवयवों की समानता देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये सारे पॉइंट जो है आप इसको तैयार करके कल आइएगा, ताकि जब आपको कल पढ़ाएं तो अच्छे से आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएं। ठीक है, इक्वालिटी मैट्रिक्स आपका जो है वो आपका जो है अवयवों की समानता जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम अपना पॉइंट जो देखेंगे कि मान लीजिए हमारा कोई दो अवयव है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ए अवयव है, ए आई जे, ठीक, और कोई बी अवयव है, बी आई जे। ठीक है, ये हमारे दो अवयव हैं। दो अवयव का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ छोटा सा एक दिखा दे रहे हैं। तो जो हमारे अवयव दिए गए हैं वो इस तरीके से अवयव हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले कि ये दो अवयव दिए गए हैं। अब इन दोनों अवयवों का जो हम इसमें 2 पॉइंट बता रहे हैं उस पर आप जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 2 पॉइंट हमारे, जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये आपका समझिए पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। समान कोटि के हों, सबसे पहले वे समान कोटि के हों। क्या हुआ, तो समान कोटि के हों, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों अवयवों के, जो दोनों अवयव आपके दिए गए हैं
उनके अगर संगत तत्व बराबर हों, ठीक है। संगत तत्व बराबर का मतलब क्या दिया गया है कि AIJ बराबर BIJ, ठीक, AIJ बराबर BIJ। ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है? यही इसके जो है दो आपके बेस हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर हो गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट जो है इसमें ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो मान लेते हैं कि हम अब दो कोई आव्यूह लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिए, ठीक, इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा A आव्यूह, B आव्यूह दोनों सेम है। भाई सेम का मतलब है यहाँ वे समान कोट के हों। तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे तो इसका भी 2 × 2 का है, इसका भी 2 × 2 का है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि AIJ बराबर BIJ होना चाहिए। तो मतलब जो दो की वैल्यू दिया गया है वही यहाँ भी होना चाहिए, मतलब A11 की वैल्यू यहाँ पर भी A11 की होनी चाहिए। यहाँ पर A21 है तो A21 की वैल्यू यहाँ A21 की वैल्यू के बराबर है ना। यहाँ पर A12 की वैल्यू A12 की वैल्यू के बराबर है कि नहीं, 4 यहाँ भी। फिर यहाँ A22 दिया गया है तो A22 की वैल्यू आपकी यहाँ A22 की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। तो जब ये वैल्यू बराबर है तो यहाँ पर ये जो है आपका जो दोनों पॉइंट हमने लिखाया है ये दोनों पॉइंट आपके इसमें हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जो आव्यूह यहाँ हो वही यहाँ होगा, तभी आपका ये आव्यूह सही होगा, ठीक है। अगर यहीं पर एक आव्यूह ऐसा लिख दिया जाए, ठीक है, तो क्या ये आव्यूह आपका बराबर है? ये बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपका आव्यूह जो है बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है कि ये समान कोट के आव्यूह नहीं है। सबसे पहले तो कोट के समान है, 2 × 2 के हैं, लेकिन आपका AIJ बराबर BIJ जो है ये यहाँ पर नहीं सिद्ध हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 दिया गया है। A12 की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर A12 की वैल्यू 0 है, इसलिए जो है आव्यूह हमारा ये नहीं है, ठीक है। जो हमने आपको बताना चाहता हूँ वो इसमें से नहीं हो रहा है। एक इसका एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, अगर यहीं पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, देख लीजिएगा, लास्ट चल रहा है आपका। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सारे अभ्यास के क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए इसमें अगर हम यहीं पर ये लिख दें कि ये 2 लिखा गया है, इसे हम लिख दें 1 × 2, समझ रहे हैं। इसे यहाँ क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है, तो यहाँ हम लिख दें 2 × 3, ठीक है। फिर यहाँ 4 लिखा गया है तो इसे हम लिख दें 2 × 2। फिर यहाँ 8 लिखा गया है, इसे हम लिख दें 2 × 4। ये भी हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है और ये इसके बराबर है, क्योंकि इसका अगर हम देखेंगे तो 2 × 1 = 2, यहाँ 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, यहाँ 2 4 आ रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ रहा है, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ 6 आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इसे आप समझ जाइए। इसके बाद हम जो है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, जैसा कि अभ्यास के सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो नंबर रफ्तार स्टडी पे ऐसे ही आप बने रहिए और आप जो है उत्साह बढ़ाते रहिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।